brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। कि हरियाणा में जो ये खाप पंचायतें हैं, ये अपने आप को पैरेलल कोर्ट्स मानती हैं और इन लोगों ने, ये लोग जो हैं हमेशा पीड़ित के विरुद्ध खड़े होते हैं, महिलाओं के विरुद्ध खड़े होते हैं। अब इस मामले में भी धीरे धीरे खाप पंचायतों को लोग निकल कर आ रहे हैं और वो सभी पुलिस अधिकारियों के फेवर में नहीं कर रहे, वो केवल ये एक एसपी जो पर्टिकुलर कम्युनिटी का है उसके फेवर में आके खड़े हो गए हैं। और ये जो खाप पंचायतें हैं इस मामले को अब जातीय रंग देने का काम कर रही हैं। ये खाप पंचायतें जो हैं अब हरियाणा में जातीय दंगे कराने पर उतारू हैं। सरकार के दोनों मंत्री शाम को अंधेरा होते ही, जैसे ही लोग अपने अपने घरों को जाते हैं उस शोक सभा में से, उन लोगों के जाते ही वो मंत्रियों की मैडम की कोठी में एंट्री होती है और वो 2-3 घंटे उन पीड़ित परिवार पर, मैडम अवनीत कौर पर दबाव बनाने का काम करते हैं। आईपीएस द्वारा अपनी जान ले ली गई, ये मामला अभी तक 6 दिन हो गए, लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। तो ऐसे में एक्टिवेट और प्लस जो एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट रजत कलसन है, इनसे बातचीत करके हैं और ये वहाँ गए भी थे, इनसे बातचीत करते हैं। रजत जी, ये बताइए, आप वहाँ गए थे और आप वहाँ बोलना भी चाहते थे, कुछ आपको बोलने से भी रोका गया। पहले तो ये बताइए, आप वो क्या मामला? देखिए, हाल में ही हमारे सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन सिंह, जो एडीजीपी रैंक के पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने 7 या 8 तारीख को सुसाइड कमिट किया था। तो उस दिन से ही जो है पीड़ित परिवार और पूरे समाज के लोग जो हैं वो बहुत आक्रोश में हैं। एक कमेटी बनाई गई है, 31 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी लगातार जो है पीड़ितों के लिए अपने जो है पीड़ितों के लिए अपनी मांगे रख रही है सरकार के सामने। और जो दिवंगत पूरन सिंह जी हैं, उनका जो सेक्टर 24 स्थित आवास है, मैडम अवनीत कौर जो उनकी वाइफ है, उनका जो आवास है, वहाँ पर जो गार्डन है, वहाँ पर एक परमानेंट शोक सभा और रोष प्रदर्शन सभा आप कह सकते हैं वहाँ पर चल रहा है। वहाँ पर हर वक्त सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। तो इस मामले में हम लोग भी पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए और साथ में वाई पूरन कुमार जी की जो शहादत है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर गए थे। तो 2 दिन पहले मैं वहाँ पर था और वहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद थे और सब अपनी-अपनी बातें रख रहे थे कि आईजीपी साहब को किस तरह से न्याय दिलाया जाए। तो इस मामले में जब मैंने अपनी और बात रखनी शुरू की और मैंने सरकार की निष्क्रियता के बारे में, सरकार के मंत्रियों की निष्क्रियता के बारे में, किस तरह से वो लोग चुप बैठे हैं, अगर सरकार चाहे तो उनको न्याय दिला सकती है। सरकार न्याय दिलाने की बजाय मंत्रियों को भेज-भेज कर समझौते के लिए मजबूर कर रही है। इस तरह की बातें मैंने रखना शुरू किया तो एक हरियाणा सरकार के मंत्री के जो समर्थक थे, उन समर्थकों ने मेरे साथ वहाँ पर हाथापाई पाई शुरू कर दी। मेरा जो स्पीच थी वो बीच में रुकवा दिया और वहाँ पे बहुत गहमा-गहमी की स्थिति पैदा हो गई। तो वहाँ पर जो प्रबुद्ध लोग थे, उन लोगों ने उनको समझाया, लेकिन वो उसके बावजूद भी मानने के लिए वो नहीं थे। मुझे वहाँ से बाहर फेंकने की धमकी दी गई और एनी हाउ मामला किसी तरह सेटल हुआ और मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। तो आप देखिए कि इतना बड़ा मैटर, एडीजीपी रैंक के अधिकारी ने पुलिस प्रताड़ना से, जातिवाद से तंग आकर सुसाइड किया। उसके घर पे शोक सभा चल रही है। शोक सभा में कोई व्यक्ति अपनी बात रखने जाता है, सोशल एक्टिविस्ट, और दबंगई देखिए सरकार की और उनके मंत्रियों की कि वहाँ पर सरकार के खिलाफ बोलने वालों को वहाँ पर धक्के मारे जाते हैं, उसको बोलने से रोका जाता है, उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है। तो रजत जी, ये बताएं कि अभी तक 6 दिन हो गए, इस मामले को लेकर अभी एफआईआर भी जो दर्ज हुई है और सारा अभी तक आप इसको कैसे देखते हैं? जो मुकदमा भी दर्ज हुआ है और भी हुआ है, इसको आप प्रकरण को, सारा मामले को कैसे देखते हैं? आप क्या देखते देखिए, जिस दिन एडीजीपी साहब ने सुसाइड किया था और जो अभी जाँच का विषय है, और उस दिन चीफ मिनिस्टर साहब और एडीजीपी साहब की वाइफ अवनीत कौर जापान में थे और वो वापस आए
और जो सुसाइड नोट छोड़ के गए थे एडीजीपी साहब, उसमें मुख्य आरोपी के तौर पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम था। और विडंबना देखिए, जैसे ही चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ से आते हैं और आकर सबसे पहले वो उस केस के सुसाइड नोट के मुख्य आरोपी शत्रुजीत कपूर से मिलते हैं और उनसे मंत्रणा करते हैं कि इस मैटर में क्या किया जाए। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है सरकार की मंशा पर, सरकार की जो बड़े-बड़े दावे करती है उन पर, कि किस तरह से मुख्यमंत्री एक मुख्य आरोपी से बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं कि कि हमें क्या करना चाहिए। तो दूसरी बात, शुरू में तो सरकार ने एफआईआर दर्ज नहीं की, लेकिन जब संगठनों का, पूरी जनता का, देश को ये खबर पता चली तो उनको एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। और सबसे दुःख की बात ये है, हैरानी की बात ये है कि जो एफआईआर में एक आरोपियों का कॉलम होता है, उसमें भी किसी भी 14 में से किसी भी आरोपी का नाम आरोपियों के कॉलम में दर्ज नहीं किया गया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तीसरी बात, इस मामले में जो एक एसआईटी बनाई है सरकार ने, चंडीगढ़ पुलिस की जो एसआईटी बनी है, उस वो जो हेड कर रहे हैं, उसको एक एसपी रैंक का अधिकारी हेड कर रहा है। और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एसपी रैंक का अधिकारी डीजीपी रैंक के अधिकारी के विरुद्ध कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगा, ईमानदारी से कैसे जांच कर पाएगा, बिना दबाव व प्रभाव के किस तरह से जांच कर पाएगा। तो हमने वहां पर यही बात रखी थी कि इस मैटर में नंबर एक तो एफआईआर में मुलजिमों के कॉलम में इन सभी अधिकारियों का नाम दर्ज किया जाए। सेकेंडली, इस मामले में पुलिस को इस मामले से दूर रखा जाए, क्योंकि इस मामले में आधे हरियाणा के आधे आईपीएस अधिकारियों के इसमें नाम है आरोपियों के तौर पर। तो कभी लीपा पोती ना हो, इसलिए इसकी इंडिपेंडेंट एजेंसी जैसे सीबीआई से जांच हो या फिर हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो, ये मांग हमने रखी थी। तीसरी मांग हमारी ये थी कि इस मामले में पुलिस इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ दोज आईपीएस ऑफिसर्स, जो नाम है उन जिन लोगों के, और उनको अरेस्ट करने का काम करें। और जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का हवाला दे रही है सरकार, की इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी, इंक्वायरी होगी। देखिए, 8 पेजों का सुसाइड नोट है, मरने वाला खुद सारा सबूत छोड़ के गया है। उसने पिछले 5 सालों में जो कंप्लेंट्स दी हैं, जिन पर कार्रवाई नहीं हुई, और वो सारी की सारी सरकार के पास है। और किस तरह से एक आईपीएस अधिकारी को मुख्य पोस्टों से दूर रखा गया, ठीक है, वो भी आपके सामने है। उनको होमगार्ड जैसे पद पर उनको नियुक्ति दी जाती थी। उनको जो एक क्लास एडीजीपी क्लास की जो गाड़ी होती है, वो गाड़ी अवेलेबल नहीं कराई जाती थी, बंगला अवेलेबल नहीं कराया जाता था, उनको हमेशा नीचा दिखाया जाता था। और इन अधिकारियों के खिलाफ स्पेसिफिक एलिगेशंस हैं सुसाइड नोट में कि ये जाति सूचक गाली बककर उनका सार्वजनिक अपमान भी करने का काम करते थे। तो इतने दिन हो गए हैं, आज 13 तारीख हो गई है, 7-8 दिन हो गए हैं, स्थिति जस की तस है, उसमें कोई मतलब अपडेट नहीं हुई है। सरकार की आज तक हिम्मत नहीं हुई है कि आरोपी डीजीपी को उसके पद से भी हटा दे। तो ऐसे में जैसे अभी एसपी रोहतक पर जो आरोप लगे थे, उसको लेकर अब खाप पंचायतों ने भी उनको समर्थन दिया है कि वे इस मामले में निर्दोष है। उनकी तरफ से भी खाप पंचायतों की ओर से ज्ञापन भी दिए गए हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही दुखद है। मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि हरियाणा में जो ये खाप पंचायतें हैं, ये अपने आप को पैरेलल कोर्ट्स मानती हैं। और इन लोगों ने, ये लोग जो हैं, हमेशा पीड़ित के विरुद्ध खड़े होते हैं, महिलाओं के विरुद्ध खड़े होते हैं। खास तौर पे दलित समाज के उत्पीड़न के जो मामले होते हैं, ये उन मामलों में ज़बरदस्ती समझौता कराने का काम करते हैं और पीड़ित की बजाय आरोपियों के फेवर में खड़े हो जाते हैं। आरोपियों के फेवर में जुलूस निकालने का काम करते हैं, धरने करने का काम करते हैं, महापंचायतें करने का काम करते हैं, रोड जाम करने का काम करते हैं। अब इस मामले में भी धीरे-धीरे खाप पंचायतों को लोग निकल कर आ रहे हैं, और वो सभी पुलिस अधिकारियों के फेवर में नहीं कर रहे, वो केवल ये एक एसपी जो पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, उसके फेवर में आके खड़े हो गए हैं कि उस एसपी का, उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ तो हम पूरा जो समाज है वो सड़कों पे आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही चिंता का विषय है, दुख का विषय है कि जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है, और ये जो खाप पंचायतें हैं इस मामले को अब जातीय रंग देने का काम कर रही हैं। ये खाप पंचायतें जो हैं अब हरियाणा में जातीय दंगे कराने पर उतारू हैं। तो इस तरह के खाप पंचायतों पर तुरंत बैन लगाना चाहिए, और तुरंत से इनके जो पदाधिकारी हैं उनके विरुद्ध एक्शन भी होना चाहिए। जैसे इस मामले को लेकर
जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें अब नाम की मांग की जा रही कि इन अधिकारियों के, डीजीपी के, एसपी के बकायदा नाम दर्ज किए जाए, क्योंकि जब तक उनकी आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तो वो आरोपी कैसे बन जाएंगे उसके अंदर। बिल्कुल आपकी सही बात है। SC/ST एक्ट में एफआईआर रजिस्टर हुई है। पुलिस ने सेक्शन 32V भी संगठनों के और संगठनों के जो वकील हैं हमारे जैसे, हम लोगों ने बताया उनको कि ये सेक्शन इसमें अट्रैक्ट करते हैं तो ये सेक्शन लगाए जाएं। तो उसके बाद पुलिस ने सेक्शन 32V उसमें ऐड किया, और जो BNS की धारा जो सुसाइड के लिए है वो उसमें ऐड की। और कोई भी एफआईआर तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती जब तक उसमें आरोपी के नाम बतौर आरोपी शामिल हों। ठीक है, इन्होंने तो सुसाइड नोट का एज इट इज सुसाइड नोट है वो उसमें कॉपी पेस्ट कर दिया है, और उस एफआईआर में अभी कुछ भी नहीं है। तो दूसरी बात, अभी तक पुलिस ने कंप्लेनेंट का, जो अब मैडम अवनीत कौर है, उनका कास्ट सर्टिफिकेट पोजीशन में नहीं लिया है। जब तक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लेके आएंगे तो उसमें SC/ST एक्ट कैसे मेड आउट होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी होनी चाहिए और नहीं हो रही हैं। सरकार केवल लीपापोती का प्रयास कर रही है। और सबसे दुख की बात यह है कि सरकार के 2 मंत्री हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, सरकार के दोनों मंत्री शाम को अंधेरा होते ही, जैसे ही लोग अपने अपने घरों को जाते हैं शोक सभा में से, उन लोगों के जाते ही वो मंत्रियों की, मैडम की कोठी में एंट्री होती है, और वो 2-2 3-3 घंटे उन पीड़ित परिवार पर, मैडम अवनीत कौर पर दबाव बनाने का काम करते हैं, लालच देने का काम करते हैं कि आपकी बेटी को DSP बना देंगे। देखिए, DSP तो उनको वैसे भी बनना है, एक्स ग्रेशिया में उनका अधिकार है DSP बनना, तो ये किस चीज़ का लालच है। अब मैडम अवनीत कौर या IPS पूरन सिंह के फैमिली को किसी कंपनसेशन की जरूरत नहीं है, किसी नौकरी की जरूरत नहीं है, उनको तो केवल न्याय चाहिए। तो इस तरह से सरकार के मंत्रियों द्वारा उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाना बिल्कुल ही अनैतिक है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। और सरकार को, चीफ मिनिस्टर को इस मामले में कम से कम ये जो छोटी बातें हैं इनसे परहेज जरूर करना चाहिए। तो वकील साहब ये बताएं, क्योंकि ये मामला अभी तक 6 दिन हो गए हैं, बड़ा संगीन मामला बनता जा रहा है हरियाणा और देश के लिए। आप कैसे एक लोगों से करेंगे कि अपील कि ये शांतिपूर्वक तरीके से बना रहे और कोई विवाद ना हो और विवाद निपट जाए, इस तरीके से कैसे? देखिए, मैं इस हरियाणा की जनता से, देश की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि इस मामले में कुछ संगठन जो भाईचारे की बात कर रहे हैं, 36 बिरादरी का नाम लेते हैं, वो भाईचारे का नाम लेते हैं, साथ ही एक कास्ट के अफसर को बचाने के मामले में सरकार को धमकियां देने का काम कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई अगर उस अधिकारी को सस्पेंड किया या गिरफ्तार किया तो हम हरियाणा का भूगोल बदल देंगे, इतिहास बदल देंगे। इस तरह की धमकी वाली भाषाएं की जा रही हैं। तो इस तरह के लोगों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। ये हरियाणा का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। मैं अपने साथियों से अपील करता हूँ, खासतौर पे SC कम्युनिटी के लोगों से अपील करता हूँ कि इनके द्वारा जो प्रोवोकेटिव वीडियोस सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं, पोस्ट डाली जा रही हैं, उस पर रिएक्ट ना करें। ये लोग चाहते हैं कि माहौल खराब हो, हरियाणा सरकार के मंत्री चाहते हैं कि माहौल खराब हो, हरियाणा सरकार खुद चाहती है कि माहौल खराब हो, देश में दंगे फैलें। कास्ट धर्म के दंगे तो ये अब धर्म के दंगों का एक्सपेरिमेंट ये करके देख चुके हैं। अब ये कास्ट के दंगों का जो है दंगे कराना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि शांति बनाए रखें और इस मामले में संयम का अपना परिचय दें इस मामले में। तो ये थे रजत कलसन, इनका साफ तौर से कहना था कि जो मामला है बड़ा संगीन मामला है और इस मामले में हर आदमी को शांतिपूर्वक तरीके से, संयम से काम लेना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि ये चंडीगढ़ भी वहाँ गए थे, वहाँ उन्हें भाषण देने से भी कुछ जो प्रभावशाली लोगों ने उन्हें रोका है, फिर भी इनकी यही मांग है, उनकी जो पत्नी है उनको न्याय और उसके जो बच्चे हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। प्रवीण कुमार, हिसार।